मतलब जैसे हार्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली तो मार्केट को हम लेके नहीं, जैसे हार्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली हम उसको मार्केट को नहीं ले जा सकते, लेकिन उसको जब प्री कूलिंग करना है वो फैसिलिटी भी हमारे पास नहीं है, मतलब एकदम बहुत मात्रा में कम है। अगर हम इंडिया में देखें ये फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो एक्सपोर्ट करते हैं, आपको शायद पता होगा, एक आईएनआई फार्म है और एक दूसरा है एक केबी एक्सपोर्ट्स जो नियर पुणे है वो, and it has a huge potential but very limited or negligible processing validation at commercial level through technology available। मतलब इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी उसको हम ट्रैप नहीं कर सकते हैं कि उसको अच्छे से यूज करने के लिए। और उसके बाद आता है बिग गैप है ये कंज्यूमर पे एंड फार्मर्स के, मतलब फार्मर को मिलता है 50 रुपए और उसको कंज्यूमर जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो एक 130 रुपीज को मिलता है। मतलब जो प्रॉफिट फार्मर को मिलना है या प्रोड्यूसर को मिलना है वो प्रॉफिट उस लेवल से उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके बीच में ये जो मतलब मिडल मैन है या दलाली जो भी बोलते हैं उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू द प्रोड्यूसर। लैक ऑफ सॉइल टेस्टिंग एंड प्लांट टिश्यू एनालिसिस फैसिलिटी एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये प्लांट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है या प्लांट का पत्ते में हो या उसका सॉइल में हो, ये करना बहुत जरूरी है हर साल या 2 साल के बाद, क्योंकि हमको ना पता लगता कि क्या न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने सोलापुर लाल का बताया, कंपेयर टू भगवा, सोलापुर लाल जब अच्छा फ्रूट ज्यादा साइज का फ्रूट ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी मतलब रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से ज्यादा रहेगा। मतलब हमको टेस्ट करके देखना है कि किस न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसको ज्यादा हमको देना है, किस मात्रा में देखना है। ये सब मैं जो लिटरेचर है ना, ये लास्ट में मैंने लिंक दिया है, जिसको चाहिए वो लिंक से आप सब सारे मटेरियल जो है आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का वो वरी करने का कोई जरूरी नहीं। लैक ऑफ रेगुलेशन फॉर सेल ऑफ स्पूरियस एंड रिस्ट्रिक्टेड केमिकल एंड बोगस फॉर्मुलेशन। आपको पता होगा ये जो मेडिकल साइंस है या जो ड्रग्स है उसके बाद बड़ा माफिया है कि ये स्पूरियस केमिकल्स, मतलब ये डुप्लीकेट केमिकल्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, मतलब डुप्लीकेट होने की वजह से उसमें जो एक्चुअल ग्रेडियंट होना चाहिए, इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो इंग्रेडिएंट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, फार्मर को ना डिसीज कंट्रोल में आता है या ना पेस्ट कंट्रोल में आता है। वो बोलता है साइंटिस्ट ने बताया, मैंने स्प्रे किया, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। मतलब जब हम कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड परचेज करते हैं या जो शॉप से, तो पहले तो आपको करना है कि अच्छा जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये फार्मा जो सेल करते हैं वो तो आपको ऐसे ही भड़काते हैं कि भैया ये अच्छा है, वो लेके गया, ये लेके गया, उसके पास बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, आप भी लेके जाइए, ऐसे बता देंगे। क्योंकि पहले तो हम कर्जा में लेते हैं ये जो केमिकल्स होते हैं, तो सच अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो भी अच्छा केमिकल कंपनी का होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट भी देता है। जो स्पूरियस होता है, डुप्लीकेट होता है, वो सस्ते में मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट रहता है वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि जब हमारा फ्रूट इन्फेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही हमको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अनऑथराइज्ड एंड क्विक कंसल्टेंट्स, ऐसे कुछ कंसल्टेंट है वो अपने ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो नॉलेज तो उनका अपडेट नहीं रहता है, जो भी जहाँ से जो जो इंफॉर्मेशन मिलता रहता है वो डिसेमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और अपना कमाई के लिए जो भी आपको समझ लीजिए उसमें कुछ पेस्ट का प्रॉब्लम है तो पेस्टिसाइड में डिसीज के लिए, इंसेक्ट के लिए, ग्रोथ रेगुलेटर के लिए हर सारा एक ही दम बता देंगे, 7-8 केमिकल एक ही दम स्प्रे कर दो, आपका सब ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इतने वजह से तो कुछ ना कुछ कंट्रोल आएगा। क्या प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, आपका जो 500 रुपए में कंट्रोल होना है वो आ जाएगा आपको 5000 रुपए में, आपका एक स्प्रे हो जाएगा। ये तो थोड़ा जब फार्मर होता है तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या हम सोल्यूशंस कहाँ से ले। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी को कांटेक्ट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर लेवल क्या है वो ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं, तो उनको एटलीस्ट ये भी होता है कि
हाँ यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ आप कांटेक्ट करो, इनको ऐसा एटलीस्ट बता के रखेंगे तो भी ठीक होगा। नहीं है आप भी खुद जो भी प्रॉब्लम है आपको हमको कांटेक्ट करेंगे तो उसको सलाह दिया जाएगा इसको क्या करे और क्या स्प्रे उसको ले ले। ओके, इसके बाद मैं आता हूँ कि बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट जो भी है ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अभी थोड़ा हम देखते हैं कि डेवलपमेंट पार्टनर्स के बारे में। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म्स, जो फार्मर के पास जो प्रोड्यूस है वो लेने के लिए कैसे पता चले कि फार्मर कौन लेके जाएगा मेरा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी मैं बताऊंगा कैसे फार्मर को आगे लेके जाना है, आपका जो प्रोड्यूस वो रेडी है उसको कैसे एक्सपोर्ट में भेजा जाए। तो भेजे जाने से पहले आपको क्या क्या प्रोसेसेस आपको फॉलो करना है, और उसके बाद आपका एक्सपोर्ट होने के बाद कैसा आपको रेम्यूनरेशन या पैसा मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो सेल और अनरजिस्टर्ड केमिकल बायोफॉर्मुलेशंस अगर आपके नज़र में आता है तो थोड़ा इंटीमेट करना चाहिए। करने के लिए तो आपको जो भी रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसा कि आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, या कोई भी आपका रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी इंटीमेशन में लाएंगे तो ये पूरे इंसेक्टिसाइड को अवॉइड करेगी या खरीदने के लिए या बेचने के लिए। और ये गवर्नमेंट का सपोर्ट फॉर एनकरेजिंग कम्युनिटी फार्मिंग, जहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग की जरूरत है, जहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहाँ पे करना ये जरूरी है। एक दूसरा आता है इम्पोर्टेंट, ये लेबल क्लाइम। ये लेबल क्लाइम का मतलब ये है, समझ लीजिए पोमोग्रेनेट है या कॉटन है या दूसरा क्रॉप है, अगर उस इंसेक्टिसाइड को उस क्रॉप में अगर यूज करना है तो उस लेबल का ऊपर वो क्रॉप का नाम होना चाहिए, वो रिकमेंडेड होना चाहिए, तभी उसको वो सजेस्ट कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करने के लिए। हम इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड पे। चलो अभी हम पोमोग्रेनेट को एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या हमको जरूरी मतलब ध्यान में देना है। पोमोग्रेनेट फ्रॉम इंडिया एंड ईरान आर ऑलमोस्ट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ये हमारा बहुत एक अच्छा खूबी है कि हमारे पास जो पोमोग्रेनेट प्रोडक्शन होता है वो साल भर में रहता है, हमेशा हमारे पास पोमोग्रेनेट रहता है। दूसरा फ्रूट रहता है क्या नहीं है मेरे को ये पता नहीं, लेकिन पोमोग्रेनेट तो आप साल भर देख सकते हैं कंपेरेटिवली अदर फ्रूट्स। ये जो स्पेन प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, बट हैज अ मोर देन 50% शेयर इन द वर्ल्ड। India produces almost 50% of the world pomegranate but has a share of 10%, मतलब एकदम रिवर्स है। 50% 10% प्रोड्यूस करते हैं, 50% एक्सपोर्ट करते हैं। हम 50% प्रोड्यूस करते हैं लेकिन 10% हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट का अगर ट्रेंड देखेंगे तो एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमको ध्यान में रखना है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर हायर एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट। ये जो जब हम पोमोग्रेनेट ही नहीं है, बहुत सारे जो भी वेजिटेबल है वो जो भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो उसका रिक्वायरमेंट आप जब मीट आउट करेंगे तभी हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे पोमोग्रेनेट को। लेकिन एक फार्मर के नाते कैसे इसको मीट आउट करे, लेकिन उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे वो भी मैं बता देता हूँ। एक एक्सपोर्ट में क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रख के हमारा पोमोग्रेनेट को प्रोडक्शन करना है। इंक्रीजिंग हेल्थ कंसर्न्स रिफ्लेक्टेड इन फूड कंजम्पशन, जैसे हम आप देख रहे हैं कि महामारी कोविड-19 की वजह से जैसे लॉकडाउन हो गया, बहुत लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं कि जो भी फूड लेंगे उसके लिए बहुत सारा भी जांच हो जाएगा कि फूड कंटेमिनेटेड है या उसका फ्री ऑफ एनी इन्फेस्टेशन है। इसलिए अभी हेल्थ कंसर्न्स बहुत हो गए कंपेयर टू, पहले तो भी बहुत है, अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारा भी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे एज फार द, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है या एरिल्स है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका जांच हो जाएगा। पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए। कैसे बताता हूँ, फार्मर जब कल्टीवेट करने लगते हैं, जब समझ लीजिए कि एक फेज होता है क्रॉप का, मतलब अर्ली जब नया शूट शुरू होते हैं या नए पत्ते आने लगते हैं, से वहां से लेकर जब हार्वेस्टिंग करेंगे, जब हार्वेस्टिंग के वक्त जब कोई पेस्ट या डिसीज का प्रॉब्लम आता है तो फार्मर क्या करेगा, नोइंगली या अननोइंगली ही विल स्प्रे द इंसेक्टिसाइड। तो तब क्या दिक्कतें होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड का रेसिड्यूज ज्यादा आने लगते हैं। पेस्टिसाइड का रेसिड्यू ये या आप ड्रेंचिंग करने की वजह से, या आप पेस्टिसाइड को प्लांट के ऊपर स्प्रे करने की वजह से, या
जो एरिया ऑलरेडी बहुत सारा पेस्टिसाइड से कंटेमिनेटेड है, लेकिन आप उधर पे पोमोग्रेनेट लगाया है। ये 3-4 वजह से पेस्टिसाइड का रेसिड्यू हमारे प्रोड्यूस में मतलब फ्रूट में आने का चांसेस रहता है। लेकिन जब इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट हम देखेंगे तो क्या क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में, एक कंज्यूमर चॉइस होता है। कंज्यूमर चॉइस है तो मतलब है जब हम बिग बाजार में जाते हैं, तो बिग बाजार में जाते हैं तो फ्रूट पहले देखते हैं भाई ये इसका कलर क्या है, कलर देखेंगे, उसका क्वालिटी कैसा है। और हमारा देश में उतनी सेफ्टी की नहीं आती है, लेकिन दूसरी कंट्री में जैसे यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, यूएसए है, ये इसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाता है कि वहाँ का जो जनरल पब्लिक है उनकी हेल्थ के ऊपर कोई असर ना हो जाए, ये जो फ्रूट कंजम्पशन की वजह से मतलब बैड है इम्पैक्ट। अट्रैक्टिव पैकेजिंग मतलब एक आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पहले तो जैसे कि लोकल मार्केट में बेचते हैं तो हमको पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट के लिए टारगेट करते हैं तो हमको अट्रैक्टिव पैकेजिंग करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि बॉक्सिंग है, लेबलिंग है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कंजप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम समझ लीजिए कुछ भी खरीदने जाते हैं तो पहले तो न्यूट्रिशनल क्या है, मतलब ये डायबिटिक के लिए अच्छा है या लेडीज के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसके ऊपर अगर लेबल रहेंगे उसके लिए डिमांड ज्यादा बढ़ेगा और उसका एक्सपोर्ट में भी काफी मात्रा में अच्छा एक्सपोर्ट हो जाएगा। पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री, ये तो हमको बनाना है। क्वारंटाइन पेस्ट एंड डिसीज फ्री। क्वारंटाइन पेस्ट मतलब दूसरे देश में, हमारा देश का जो पेस्ट है वो दूसरा देश में ना जाए, जैसा कि कुछ फ्रूट फ्लाइज है या कुछ डिसीजेस है, मतलब ये फ्रूट एक्सपोर्ट करने से उस देश में जाके वो फैल ना सके। इसलिए क्या होता है एयरपोर्ट पे या हर जगह इसका पूरा टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद ही अगर वो फ्री है तो तब उसको अलाउ करेंगे कि एक्सपोर्ट करने के लिए। स्पेसिफिकेशन क्या क्या चाहिए हमको, जगह जैसे कि वो कलर देखते हैं, पिंकिश टू ब्राइट क्रिम्सन होना या डीप रेड इन कलर होना चाहिए। और कलर का एरियल देखते हैं, पिंक टू डीप रेड इन कलर। जैसे स्पार्कलिंग होना चाहिए एरियल, मतलब वो शाइन होना है, जब लोग देखेंगे तो उसका कलर एकदम बढ़िया होना चाहिए। सॉफ्टनेस ऑफ द सीड, जब खाते हैं तो सीड तो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। जब आप खाएंगे तो उसका एक सॉफ्टनेस जो है, कुछ वैरायटी है उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस की कमी रहती है, मतलब थोड़ा हार्ड रहता है, जैसे सोलापुर लाल है थोड़ा सा वो हार्ड वाले। द मिनिमम फ्रूट वेट जनरली अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरह का डिमांड होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि 250 टू 200 ग्राम साइज में प्रिफर करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ कंट्रीज है वो 400, 450, 300, 350 ये रिक्वायरमेंट उनकी रहती है। मैक्सिमम फ्रूट वेट 4 to 450 ग्राम तक रहेगा, तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा अच्छा एक्सपोर्ट के लिए। और टीएसएस 15 से 16 मिनिमम रहना ही चाहिए, लेकिन ये सोलापुर लाल में इसका 17 के ऊपर रहेगा। इवन अभी जब विंटर सीजन होता है तभी भी इसका टीएसएस टोटल सॉल्युबल जो है उसका मात्रा में बहुत बढ़िया रहेगा। टेस्ट सोर टू स्वीट, मतलब थोड़ा खट्टा मीठा बोलते हैं, वो टेस्ट होना चाहिए, तब उसका प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। जब हम ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स की देखते हैं, एक्स्ट्रा क्लास सुपीरियर क्वालिटी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, एकदम बिल्कुल उसके ऊपर दाग नहीं रहना चाहिए, एकदम देखने के लिए चमकता रहना चाहिए, ऐसा वाला क्वालिटी को बहुत प्रिफर है एक्सपोर्ट के लिए। क्लास 1 में आता है गुड क्वालिटी, स्लाइटली डिफेक्ट अलाउड इन सेल, अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो वो चलेगा, क्लास 1 में एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्लास 2 में जब आती है तो सेटिस्फाई मिनिमम रिक्वायरमेंट, स्लाइटली डिफेक्ट इन सेल ब्रूशन अलाउड, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा ये चलेगा, लेकिन सुपीरियर क्वालिटी में एकदम बढ़िया रहना चाहिए। अच्छा, अगर साइज कोड देते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे देते हैं? अगर ये क्वालिटी में है, ये ग्रेड में है ये, तो उसका वेट इन ग्राम मिनिमम 400 होना चाहिए। बी ग्रेड का आता है 350, सी ग्रेड का होता है 300, डी का होता है 250 और लास्ट में ई आता है 200 ग्राम। जैसे कि फ्रूट के साइज के हिसाब से उसका डायमीटर भी और बढ़ेगा या घटेगा। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्टिंग कंट्री, मतलब जैसे हमारा ये जो अनार इंपोर्ट करते हैं कंट्री, जैसे कि स्पेन है, सॉरी यूएसए है, यूनाइटेड अरब्स है, यूरोपियन यूनियन है, जब ये इंपोर्ट करते हैं हमारा पोमोग्रेनेट को, तो वो क्या क्या देखते हैं?
ये कलर तो हो गए, फ्रूट का साइज, राउंड शेप ऑफ द फ्रूट, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए। मतलब साइज जब ग्रेडिंग करते हैं तो तब यूनिफॉर्म हो जाएगा। और उसका एरियल का कलर तो मैं बता दिया है, हाई शुगर नियर अबाउट 18 टू 16 टू 17, और स्मूथ कटिंग एट द स्टेम एंड प्लीजेंट फ्लेवर एंड अरोमा, अब्सेंस ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ एरियल्स। जो अंदर के जो दाने होते हैं ना, वो दाने कभी भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक हो गया तो नेक्स्ट एक्सपोर्ट में उसका प्रॉब्लम आ सकता है। ये अभी आते हैं डिफेक्ट्स आर नॉट अलाउड फॉर एक्सपोर्ट। डिफेक्ट किस किस वजह से होता है? जैसे कि हमारे पास देखते हैं कि फ्रूट विथ ब्लैकनिंग ऑफ एरियल्स, जब हम फ्रूट बाहर से देखेंगे तो बहुत एकदम सुंदर लगता है, लेकिन जब फ्रूट को हम काट के देखते हैं ना, तो उसके अंदर के एरियल जो है ना, वो काला काला हुआ रहता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जानबूझ के भी उसको एक्सपोर्ट के लिए हमको भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए। स्टेम एंड नॉट कट प्रॉपरली, मतलब उसका जो ये जो पीछे का जो पोर्शंस होता है उसको प्रॉपरली हमको फिनिशिंग देना है कट करके। कलर ऑफ स्किन ग्रीनिश टू ग्रीन स्ट्रिक्स, ये जो आपको दिख रहा है पहला वाला फ्रूट, ऐसा ग्रीनिश स्ट्रिक्स नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली यूनिफॉर्मली जो रेडिश कलर है वैसा होना चाहिए। सन स्पॉट्स, जब सूरज की रोशनी ज्यादा, मतलब समर सीजन की जो कल्टीवेशन होता है उसके ऊपर बहुत सारा ये सन स्काल्ड की वजह से बहुत सारे स्पॉट्स रहते हैं, वो स्पॉट्स भी हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते। इन्फेस्टेशन बाय फ्रूट बोरर, कभी कभी फ्रूट बोरर का जो लार्वा, मैं आगे बताता हूँ, फ्रूट बोरर का तो शायद आपको पता ही होगा। फ्रूट बोरर का इन्फेस्टेशन होता है तो अंदर में लार्वा रहता है, लेकिन वो बाहर में अगर क्लोज हुआ है तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। उसके लिए प्रॉपरली हमको सॉर्ट आउट और उसको क्लीन करके उसको निकालना चाहिए। डैमेज बाय माइट का रेस्टिंग देखते हैं आपको, वो धब्बा दिख रहा है फ्रूट के ऊपर, इट मे बी बिकॉज ऑफ थ्रिप्स, या इट मे बी बिकॉज ऑफ माइट्स, और एनी बिकॉज ऑफ एनी फंगल और बैक्टीरियल फॉल्ट। अंडर साइज फ्रूट भी नहीं होना चाहिए, ओवर साइज। कुछ लोग सोचते होंगे कि बहुत बड़ा फ्रूट होगा तो बहुत डिमांड होगा, नहीं, उसका साइज भी यूनिफॉर्मली रहना चाहिए, तभी उसका ज्यादा डिमांड रहेगा एक्सपोर्ट के लिए। ओके, पेस्ट एंड डिसीज फ्री, प्रॉपर ग्रेडिंग पैकिंग, करप्टेड बॉक्सिंग पैकिंग और पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री। पोमोग्रेनेट फार्म रजिस्ट्रेशन विद अनारनेट, अभी शुरू हो गया है कि पोमोग्रेनेट फार्मर को कैसे अपना मतलब अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या उसको करना है। मतलब पोमोग्रेनेट फार्मर रजिस्ट्रेशन विद अनारनेट, रेफरेंस फॉर ग्लोबल गैप, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, सर्टिफाइड फार्म होना चाहिए। ये कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, ये हमने एक लिस्ट ऑफ केमिकल्स विद सेंट्रल इंसेक्टिसाइड वन रजिस्ट्रेशन कमिटी, लेबल क्लेम फॉर यूज इन पोमोग्रेनेट। अगर जो लेबल क्लेम, जैसे लेबल क्लेम मतलब मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर उसका क्रॉप के नाम भी होना चाहिए जो इंसेक्टिसाइड उसके क्रॉप के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर हम पोमोग्रेनेट में देखिए कौन से इंसेक्टिसाइड रजिस्टर्ड है पोमोग्रेनेट के लिए, तो पहले होता है इथोफेन, तो ये डिफोलिएटिंग एजेंट हो गया, मतलब हम पत्ता गिराने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद लीफ फ्रूट स्पॉट एंड राट, ये जो हमारे जो बुर्शी के जो रोग है, अल्टरनेरिया है, सर्कोस्पोरा है, कोलेटोट्रेकम या स्पेसिलोमा, उसके लिए कौन से जो फंगीसाइड है वो सिर्फ डाइफेनकोनोजोल है, आइब्रोफेनफॉस, मेटिराम और प्रोवेन। मतलब उसके बाद इंसेक्टिसाइड में है सिर्फ सैंट्रोनिलिप्रोल और क्विनलफास, इसमें भी कुछ इंसेक्टिसाइड अभी बंद हो गए हैं। तो ये कहता है कि अगर इतने ही इंसेक्टिसाइड से अगर हमको पोमोग्रेनेट प्रोडक्शन करना है तो कितना डिफिकल्टी है। इसलिए एनआरसी पोमोग्रेनेट क्या किया है, जो भी केमिकल इवॉल्वेट किए हैं, जो भी नया मॉलिक्यूल्स है, वो उसको इवॉल्वेट करके जिसका जो बायोएफिकेसी अच्छा होता है, मतलब पेस्ट और डिसीज की मतलब कंट्रोल करने में जो इंसेक्टिसाइड अच्छे हैं, उसको हमने एक लिस्ट बनाया है, उसको हम कहते हैं अडॉक लिस्ट ऑफ केमिकल्स। ये 7-8 केमिकल से हम पोमोग्रेनेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो अडॉक लिस्ट ऑफ केमिकल्स आपको हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस मैंने लास्ट स्लाइड में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक IDIPM शेड्यूल भी डेवलप किया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट शेड्यूल। वो इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट शेड्यूल में आपको इस वक्त क्या करना है, मतलब पेस्ट के लिए क्या करना है, डिसीज के लिए क्या करना है, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट शेड्यूल भी दिया गया है, किस मात्रा में न्यूट्रिएंट को हमको देना है, किस वक्त कितना देना है, मतलब किस क्रॉप स्टेज पे
हमको कितना हमको देना है। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ अपेडा नॉमिनेटेड लेबोरेटरीज। ये कुछ लेबोरेटरीज का नाम मैंने लिस्ट किया है। ये सॉरी उससे पहले क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हम आएंगे अभी। ये लिस्ट ऑफ अपेडा नॉमिनेटेड लेबोरेटरीज है। तो इसमें लेबोरेटरी कौन सा आता है, तो एक पुणे में है एनआरसी एंड ग्रेप। यहाँ पे जो भी पेस्टिसाइड का टेस्टिंग है, वो पेस्टिसाइड का टेस्टिंग जब हम हार्वेस्ट, समझ लीजिए पोमोग्रेनेट हम टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करेंगे तो पहले तो जब हमारा हार्वेस्ट हो जाएगा, हार्वेस्ट होने से 10-15 दिन पहले क्या करेंगे, उसका रेसिड्यूअल एनालिसिस करेंगे। अगर रेसिड्यूअल एनालिसिस ये जो जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो एमआरएल का वैल्यू होगा या जब उससे कम आता है तब वो हमारा माल क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। वो टेस्टिंग करने के लिए ये सारे जो जितने भी लेबोरेटरी एनलिस्टेड है, ये सभी लेबोरेटरी में उसका टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में उसको फीस लग जाता है कितना, उसका उस हिसाब से वो चार्ज करेंगे। अभी हम आते हैं क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सपोर्टेबल क्वालिटी पोमोग्रेनेट प्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम्स है, उसका कैसा हम मीट आउट करें, मिटिगेट करें और हमारा क्वालिटी पोमोग्रेनेट हम प्रोड्यूस करेंगे। पहले आता है इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिसीजेस इन पोमोग्रेनेट। ये ऐसे कौन से डिसीजेस है पोमोग्रेनेट में, वो हमारा जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी पोमोग्रेनेट है उसको हैम्पर करती है, तो हमको कैसे उसका मीट आउट करेगी। पहला तो आता है आपको, जैसे मराठी में बोला जाता है कि तेलिया रोग या आइली स्पॉट। उसके बाद आता है विल्ट, मतलब जैसे बोलते हैं कि मर रोग है। उसके बाद आता है फूड स्पॉट एंड राट्स, जो धब्बे आते हैं फूड के ऊपर और स्पॉट और इसके लीफ के ऊपर, उसको बोलते हैं फ्रूट रॉट एंड स्पॉट, जो पोमोग्रेनेट में हमको देखा जाता है। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में देखेंगे पहले। तो पहला आता है बैक्टीरियल ब्लाइट का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आता है, तो वो प्लांटिंग मटेरियल है। वो प्लांटिंग मटेरियल अगर सही तरीके से यूज करेंगे, जब हमारा नया प्लांटेशन करते हैं तो उस वक्त हमको बहुत केयरफुली रहना है। बैक्टीरियल ब्लाइट को हमको फ्री कल्टीवेशन करना है। इसके बाद विल्ट, एक तो होता है विल्ट फंगल के वजह से, सेरोटोसिस्टिस फिम्ब्रियाटा, और दूसरे होता है नेमेटोड के वजह से। ओके, नेमेटोड की वजह से, और इसका कैसे पहचानना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसलिए हमको अच्छा सा प्लांटिंग मटेरियल जब यूज करेंगे तो हम अच्छा सा पौधा मतलब प्रोडक्शन हम कर सकेंगे। जैसा है कि डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, प्री रिक्विजिट फॉर राइजिंग द हेल्दी आर्चर्ड ऑफ पोमोग्रेनेट। आप देख रहे हैं परसेंट कटिंग एस्टैब्लिश्ड है, परसेंट कटिंग एस्टैब्लिश्ड विद नोडल ब्लाइट। ये बिफोर मानसून एंड आफ्टर मानसून। ये क्यों बता रहा हूँ, मैं तब बताता हूँ। जब फार्मर नया आर्चर्ड करना है तो तब हमको क्या ध्यान में रखना है। कुछ लोग बोलते हैं सर बारिश के पहले हम अपना आर्चर्ड लगाए या बारिश के बाद में लगाए। जब हमने दोनों का कंपैरेटिव में देखें तो बारिश रुक जाते हैं सितंबर या अक्टूबर के बाद, और जब बारिश शुरू होते हैं जून जुलाई में। कुछ लोगों के पास पानी की मात्रा कम होती है, मतलब सुविधा कम होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि वो बिफोर मानसून लगा देते हैं, मतलब 3-4 महीना तो वो बारिश में चला जाएगा। लेकिन जिसके पास एटलीस्ट 1.5 जो पानी की सुविधा अच्छा है, तो वो जरूर अपना जो प्लांटिंग है वो आफ्टर मानसून लगाए, क्योंकि जब बारिश होने लगता है तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें आने की चांसेस रहते हैं। जब बारिश रुक जाता है, पानी की मात्रा अच्छा है, तो आप लगा देंगे तो आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब ये प्राइम फर्स्ट स्टेप होता है हमारा पोमोग्रेनेट का अच्छी तरह से प्रोडक्शन करने का। ओके, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कटिंग्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नोडल ब्लाइट इन प्लांटिंग मटेरियल। जब हम प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं तो ये अच्छा सोर्स ऑफ मतलब जहाँ पे सर्टिफाइड नर्सरी है वहां से ही लाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे दिक्कतें जैसे लगाएंगे 6 महीने के बाद ये बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अगर इसको अवॉइड करना है तो अच्छे तरीके से प्लांटिंग मटेरियल देख के आपको लेके आना चाहिए। अगर उसका भी आपको कुछ कांटेक्ट चाहिए तो मैं बता देता हूँ, वो आप वहां से भी ले सकते हो प्लांटिंग मटेरियल। उसके बाद बिफोर प्लांटिंग, जब हमारा पौधा लगाना शुरू कर देते हैं तो हमको क्या क्या ऑपरेशंस करना है।
तो पहले तो हम ये पोमोग्रेनेट को राइज्ड बेड, मतलब ये बेड आपको दिख रहा है ना, वैसा ये सब बहुत सारे ये फार्मर को भी पता है, वो जो बनाना लगाते हैं या टोमेटो लगाते हैं या बैगन लगाते हैं या वाटरमेलन लगाते हैं, तो ये सब करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जब हम शुरू कर रहे हैं कि नया प्लांटेशन, पहले तो आपका जो प्लॉट है, प्लॉट अगर समझ लीजिए काला मिट्टी ज्यादा है तो उसको थोड़ा इंक्लिनेशन देना है। जब ज्यादा बारिश होता है तो पानी जितना भी गिरता है वो आराम से उससे बाहर चले जाए। अगर मिट्टी हल्की है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ज्यादा बारिश होता है तो। लेकिन जब हम फर्स्ट क्रॉप शुरू कर देते हैं, अगर समझ लीजिए आपकी प्लॉट में कुछ नेमेटोड की प्रॉब्लम है, नेमेटोड मतलब जो रूट के ऊपर घाटी बनने की जो अगेनिज्म है, उस वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक सीजन के लिए झंडू का क्रॉप ले सकते हो 6 महीने के लिए। अगर नेमेटोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं मतलब ये झंडू का कल्टीवेशन। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो प्लॉट है, प्लॉट में पहले इसको बेड बना देंगे। बेड बनाने के बाद वो बेड को पूरा जो ये जो कवर किए हैं उसको पानी से हम भिगा देंगे। भिगाने के बाद उसके ऊपर ये प्लास्टिक मल्चिंग करके इसको जब रोशनी ज्यादा होती है तो समझ लीजिए कि फरवरी मार्च अप्रैल 3-4 महीना इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसको डिगिंग करेंगे 1 फीट बाय 1 फीट, मतलब 1 फीट अंदर 1 फीट लेंथ एंड ब्रेड। इस हिसाब से ये लगाने से पहले हम बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर को रेडी करके रखेंगे। बायो फर्टिलाइजर को कैसे करना है, एक टन का मटेरियल है, अगर अच्छा जो गोबर खाद है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे बायो एजेंट को यूज करना है। ट्राइकोडर्मा विरिडे है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, या अदर बायो एजेंट भी आप यूज करेंगे, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये डाल के उसको एक छांव के नीचे डाल के उसको मिक्स करते रहना चाहिए 10-15 दिन के लिए। जैसे वो बढ़ जाएगा तब हम प्लांटिंग करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। ये करने का वजह क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए, ये रिड्यूसेस हार्मफुल पैथोजन। अगर सॉइल में कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसकी मात्रा में ये कम करेगा। किल्स इंसेक्ट पेस्ट एंड रिड्यूसेस वीड्स, अगर कोई इंसेक्ट सॉइल में छुपा हुआ है वो आगे जाके हार्मफुल हो सकता है तो उसको भी ये कम कर देगा। इंक्रीजेस पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल बायो एजेंट्स, इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी स्पेशली एनपीके एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। प्लांट इज मोर विगरस, ग्रीनर एंड डिसीज फ्री। जब ऐसा प्रैक्टिस करके अगर आप पौधा लगा देते हैं तो जब जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो बहुत बढ़िया होता है। बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग ए न्यू ऑर्चर्ड इज जस्ट आफ्टर रेनी सीजन when there is a good moisture, soil and temperature also low. The plants grown in this period will establish and become a hardened before next rainy season. जब next rainy season आएगा तब तक ये बहुत सारा अच्छा मतलब hardy हो जाएंगे। Never plant just before rainy season as new plant twigs are tender and will catch infection of blight and other diseases, most of which are severe and easily spread in rainy season. ये मैंने तो बता दिया आपको। Before planting क्या क्या हमको precautions लेना है, taking एक तो मैंने मैरीगोल्ड का बता दिया, गुड यूज ऑफ गुड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। अभी हम आते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट का, ये सिम्टोमोलॉजी कैसा रहेगा और इसका कैसे आइडेंटिफाई करें। ये तो सिम्टम्स है लीफ के ऊपर, आप देखेंगे ये जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर एक क्या बोलते हैं येलोइश कलर दिखेगा, उसके बीच में वो काला कलर दिखेगा। अगर आप इसको सूरज की अगर पकड़ के देखेंगे आपको एकदम क्लियरली सिम्टम्स नजर आएंगे। उसके बाद ये फ्रूट के ऊपर सिम्टम्स होते हैं। फ्रूट के मतलब ये सिम्टम्स मतलब जैसे इनिशियल स्टेज होता है तो काला धब्बा होता है, वो काला धब्बा बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, वो पूरा कवर हो जाएगा। और कभी इसका फ्रूट क्रैकिंग हो जाएगा, और मतलब ये तो स्टेज ऐसा है कि ये पूरा चला गया है। मतलब इसको कैसे हमको प्रॉपरली मैनेज करना है इनिशियल स्टेज में, ये होता है सिम्टम्स ऑन स्टेम्स एंड रूट्स, ये इसको बोलते हैं नोडल ब्लाइट। ये अगर हो गया तो इसको हमको प्रॉपरली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सही तरीके से इनिशियल पीरियड में लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये सर्कोस्पोरा का स्पॉट है जो पहला लेफ्ट में दिख रहा है, और राइट में जो दिख रहा है बैक्टीरियल ब्लाइट होता है। फार्मर को कंफ्यूजन क्या होता है, ये सर्कोस्पोरा का स्पॉट को देखता है फार्मर, और वो बहुत सारा बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो औषध सजेस्ट किया गया है वो दबा के मारने लगता है। मतलब ये कंट्रोल भी नहीं होगा और उसका पैसा भी चला जाएगा, मतलब उसका जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसीलिए समझना है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट है या सर्कोस्पोरा है,
तो बैक्टीरियल ब्लाइट है तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए उससे इस्तेमाल करना जरूरी है। सर्कोस्पोरा है तो सर्कोस्पोरा का। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, वो आपके जो नजदीकी जो ऑफिसर है या कंसर्न साइंटिस्ट है या केवी के कहीं से भी आप उसको क्लैरिफाई कर लीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। ये है लीफ के ऊपर सिम्टम्स। ये पहले आपको दिख रहा है सर्कोस्पोरा, ये उसके बाद है बैक्टीरियल ब्लाइट। ओके, ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करें उसका। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये बैक्टीरियल ब्लाइट है अगर है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो आपको लगेगा थोड़ा मतलब स्टिकी स्टिकी, मतलब ये टेस्ट कंफर्म करता है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रॉब्लम है। ओके, ये इन्फेक्टेड मटेरियल जब ला के लगा देते हैं तो शुरू होता है पोमोग्रेनेट ऑर्चर्ड का ये हालत होने लगते हैं। तो सेकेंडरी स्प्रेड कैसा होता है, जब प्रूनर आते हैं प्रूनिंग के लिए तो उनका जो प्रूनिंग बहुत सारा जगह करते रहते हैं, वो जब प्रूनिंग करने लगते हैं तो उधर भी इन्फेस्टेड रहेगा तो ये वही टूल ला के इधर भी इन्फेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जब ये प्रूनर आता है देन वी हैव टू reduce this infestation by dipping all these pruning materials in sodium hypochlorite 2.5 ml per liter of water। वेदर पैरामीटर्स अगर देखेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसलिए हमको जब रेन होता है, रेन होने के बाद कैसे मैनेजमेंट करना है, रेन होने से पहले कैसे मैनेजमेंट करना है, और टेम्परेचर अगर इस रेंज में होता है तो किस तरह से मेजरमेंट हमको लेना है वो मैं बताता हूँ। अनफेवरेबल फैक्टर फॉर ब्लाइट डेवलपमेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन टेम्परेचर्स अगर बिलो 20 डिग्री है या अबाउट 30 डिग्री है तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ने का चांसेस कम रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर RH बिलो 30%। जैसे देखते हैं आप जनवरी टू दिसंबर तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट का इंसिडेंस का पीरियड ज्यादा रहेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब ये जो रेनी पीरियड है, रेनी पीरियड में इसका परसेंट सीवियरिटी जो है वो ज्यादा रहेगा। अभी मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट कैसे करें, तो अभी हमने एक अच्छा तरीका ढूंढा है। अगर समझ लीजिए फार्मर का पूरा पोमोग्रेनेट ऑर्चर्ड जो है बैक्टीरियल ब्लाइट से पूरा भर पड़ा है, एकदम इन्फेस्ट हो गया है, लेकिन फार्मर सोचता है कि उसको निकाल के मैं नया पौधा लगा दूं। कभी कभी फार्मर इतने भी फास्ट हो गए हैं कि 5 साल में नया प्लांटेशन करने लगे हैं, मतलब बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट। पहले 2-3 हार्वेस्ट ले लेंगे, उसके बाद पौधे में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको निकाल दो और नया प्लांटेशन करो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे तो आप आपके क्रॉप को बचा सकते हैं और अच्छा क्वालिटी का पोमोग्रेनेट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। पुट प्लांट्स ऑन रेस्ट सून आफ्टर हार्वेस्ट इन दिसंबर टिल फरवरी। जैसे ही आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा आपके पौधे को है ना आप रेस्ट में रखिए दिसंबर से लेकर फरवरी। टेक मेन प्रूनिंग एंड प्रोवाइड द रेकमेंडेड न्यूट्रिशन फॉर रेस्ट पीरियड सून आफ्टर हार्वेस्ट। ओके, जो भी न्यूट्रिशन देना है उसको दे दीजिए और उसको रेस्ट में रखिए। अब रेस्ट में रखने के बाद पुट प्लांट ऑन स्ट्रेस फ्रॉम मार्च टिल देयर इज अ नेचुरल डिफोलेशन विदाउट केमिकल डिफोलेशन। इसको इतना स्ट्रेस में लाइए कि जो पौधे का जितने भी लीफ है वो ऑटोमेटिकली पूरे गिर जाए और उसको कोई केमिकल का स्प्रे ना करें। और उसके बाद उसका जो टिप है जब टच करेंगे तो उसका एक बार कट होना चाहिए, मतलब इतने तक उसको पौधे को हमको स्ट्रेस में लाना चाहिए। लाने के बाद उसके जो नीचे पत्ते गिरे हैं, मतलब ये देखिए आप पूरे से ये एकदम ड्राई हो गया है, टिप तक भी उसका एकदम क्लियर दिख रहा है कि एक भी पत्ता भी नहीं है और उसका कंप्लीटली ड्राई हुआ है। जब हम इसका क्रॉप लेने जाते हैं तो तब इसका लाइट प्रूनिंग करेंगे और उसके बाद हमको नया पानी शुरुआत करना है। ओके, ये है पौधे पूरा ड्राइड हुआ है और उसके बाद जब हम उसको पानी देने लगेंगे वी विल गेट द वेरी प्रोफ्यूज फ्लावरिंग और उसमें कोई बैक्टीरियल ब्लाइट का, ये सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत जगह फार्मर्स ने ये प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है और अपना अभी एकदम 95% बैक्टीरियल ब्लाइट फ्री प्रोडक्शन अभी करने लगे हैं। टेक नीड बेस्ड स्प्रे फॉर इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स, बैक्टीरिसाइड्स एट 7 to 10 डेज इंटरवल। जो जरूरत है, अगर बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है बैक्टीरिसाइड, फंगिसाइड का प्रॉब्लम, फंगी का प्रॉब्लम है फंगिसाइड्स, इंसेक्ट का प्रॉब्लम, जिसका प्रॉब्लम है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी 7 या 10 दिन के इंटरवल में अगर वो जरूरत है तो। ऑल
Blight affected archers in the community should be follow the same schedule of for promising result. अगर वहां से बहुत सारे आर्चर्ड हैं, 10 फार्मर है एक ही जगह कर रहे हैं या बहुत सारा लार्ज एरिया है, तो अगर वहां पे कोई कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है बैक्टीरियल ब्लाइट का, तो सभी सेम प्रैक्टिसेस या सेम सीजन या सेम बहार ले लेंगे, तो उसको मिटिगेट करने के लिए वो बहुत आसान रहेगा। अगर एक का आर्चर अच्छा है और एक का आर्चर बुरा है, तो ऑटोमेटिकली कंटेमिनेशन तो आता रहेगा। इसीलिए कम्युनिटी फार्मिंग जो है वो बहुत जरूरी है जहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा सा न्यूट्रिएंट का देखें, न्यूट्रिएंट दैट डिक्रीजेस डिसीज एंड न्यूट्रिएंट दैट इंक्रीजेस द डिसीज। जैसे कि नाइट्रोजन अगर ज्यादा देते हैं तो ये ज़ैंथोमोनास, सुडोमोनास एंड मेनी फंगाई जो इंक्रीज कर देता है। और फॉस्फोरस मेनी फंगल डिसीजेस इंक्लूडिंग रेजेक्टोनिया, ये न्यूट्रिएंट ये डिक्रीज कर देता है। लेकिन फास्फोरस सम फ्यूजेरियम एंड नेमेटोड की थोड़ा मात्रा में बढ़ने में ये मदद करता है। पोटेशियम प्रोवाइड्स एटलीस्ट 1/3 ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिक एज द इंक्रीज न्यूट्रिएंट नेचुरल बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा एंड मैग्नीज ऑर्गेनिक मैन्यूर्स FOM कम से कम 40 kg पर प्लांट देना चाहिए। पोल्ट्री मैन्यूर 500 ग्राम पर प्लांट। नीम केक 2 से 3 kg पर प्लांट। अगर नेमेटोड की प्रॉब्लम है तो कॉपर देना है। वर्मी कंपोस्ट 1 to 2 kg पर प्लांट। ये इसका डिटेल में इसका जो न्यूट्रिशन का शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, वो आपको लास्ट में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड बैक्टीरियल ब्लाइट। जैसे ही नाइट्रोजन का डोज आप देख रहे हैं 200 to 1200 ग्राम जब पौधे को एक ही मात्रा में देंगे, तो उस हिसाब से बैक्टीरियल ब्लाइट का भी समस्या बढ़ने लगता है। जैसा कि अगर आप 200 ग्राम दे रहे हैं 5%, तो वही आप इंक्रीज कर देंगे नाइट्रोजन का 1200 ग्राम पर प्लांट, तो उसका 40% तक डिसीज का इंसिडेंस दिखाया गया। Okay, Penicillium species novel microorganism for the nutrient management in pomegranate and improved plant growth। एक नया बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया गया है, उसका है पेनिसिलियम पिनोफिलम। ये क्या है, हमारा जो फास्फोरस एंड पोटाश जो हम एप्लीकेशन करते हैं सॉइल में, उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए हेल्प करता है। जब डायरेक्टली हम डालते हैं तो पौधा ऐसे डायरेक्टली नहीं लेता है, उसको मतलब डिग्रेड करना है, उसको अब्सॉर्बेबल फॉर्म में लाना है, तो वो ये हेल्प करता है कि पेनिसिलियम फिनोफिलन ऑर्गेनिज्म उसको करने के लिए। ये है उसका फॉर्मुलेशन। इसका सोनार नाम पे अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आपको एप्लीकेशन करना है एट द टाइम ऑफ क्रॉप इनिशिएशन। IDAPM शेड्यूल मैंने जैसे बताया है कि IDAPM शेड्यूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिसीजेस इंसेक्ट पेस्ट एंड एनहांसिंग यील्ड। ये हमने IDAPM शेड्यूल अभी ऑलरेडी बना के रखा है, इसका हर साल उसका अपडेट होता रहता है। एक फार्मर का एक ऑर्चर्ड में अडॉप्ट किए थे, बिफोर IDAPM शेड्यूल का सिचुएशन था। जब IDAPM शेड्यूल को अडॉप्ट किया गया है, आफ्टर उसका हार्वेस्ट में बहुत काफी मात्रा में अच्छा पाया गया और विथ ए 0 बैक्टीरियल ब्लाइट। IDAPM schedule validated in 41 orchards in 3 different states, और इसका अपडेट भी होता रहेगा और इसका भी आपको कॉपी आपको मिल जाएगा। स्प्रे ड्यूरिंग क्रॉप सीजन। अगर क्रॉप सीजन में है तो क्या क्या हमको स्प्रे करना है, 7 से 14 दिन के इंटरवल में ये स्प्रे की जरूरत है। जैसे कि ये बहुत सारे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सब आपको अवेलेबल कर देंगे। और 4 सैलिसिलिक एसिड का स्प्रे लेना जरूरी है, उसका 0.3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, 4 स्प्रेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसका करेंगे तो जो पौधे में जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ेगा, इस वजह से पौधा बहुत तंदुरुस्त रहेगा, यानी डिसीज एंड पेस्ट के लिए। और ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड, अगर जब हार्वेस्ट होता है तो हमको क्रॉप को जब छोड़ देते हैं रेस्ट पे, तो एटलीस्ट हमको 1 या 2 स्प्रेज लेना चाहिए। ये 2-bromo 2-nitropropane-diol at the rate of 5 ग्राम 10 per liter water प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड विद सुटेबल फंगीसाइड। इसके साथ जब रेस्ट पीरियड में होता है तो हमको लेना चाहिए, क्योंकि टू अवॉइड द बिल्डअप ऑफ द डिसीज। इमरजेंसी स्प्रे होता है, जैसे कि कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है तो क्या करें, बारिश रुकने के बाद टेक 2 स्प्रेज एट 5 days इंटरवल सून आफ्टर ब्लाइट इन्फेक्शन। अगर दिखाई दिया है तो आपको ये
3 स्प्रेज लेना है और 24 घंटे के बाद अगर बारिश होने के बाद तो हमको लेना ही लेना है। ये सब कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे कि नीड बेस्ड स्प्रे लेना है, रिड्यूस नंबर ऑफ स्प्रेज, अननेसेसरी स्प्रे मत लीजिए, क्योंकि कुछ लोग फिक्स्ड है कि 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एक स्प्रे लेना ही लेना है। टेक एडिशनल स्प्रेज आफ्टर द रेन्स, जब बारिश रुक जाता है तो तब कोई एडिशनल स्प्रेज लेना जरूरी है। उसके बाद यूज नॉन आयनिक स्प्रेडर स्टिकर एक्सेप्ट विद बोर्डक्स मिक्सचर, जब बोर्डक्स मिक्सचर स्प्रे करते हैं तो उसके साथ आयनिक स्प्रेडर का यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे चीजों में जैसे पेस्टिसाइड है उसमें इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। बिफोर एवरी स्प्रे रिमूव एंड बर्न ऑल द अफेक्टेड फ्रूट्स, जैसे कि जब आप फंगीसाइड का या बैक्टीरियासाइड का स्प्रे ले रहे हैं तो उसमें कुछ फ्रूट इन्फेस्टेड है तो उसको निकाल के स्प्रे लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ही वो फर्दर स्प्रेड ना हो जाए। प्रिपेयर बोर्डक्स मिक्सचर फ्रेश एंड यूज ऑन द सेम डे, जब बोर्डक्स मिक्सचर प्रिपेयर करना पता है तो उसको उसी दिन प्रिपेयर करना है और उसी दिन को उसको इस्तेमाल करना है। और जब स्प्रे लेते हैं जनरली उसको शाम के टाइम पे लेना बहुत अच्छा रहेगा। एक फार्मर था महाराष्ट्र से, इसका जो पहले